आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा लालू यादव के परिवार में आए नन्हे मेहमान की भी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के परिवार के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल वो दूसरी बार पिता बने। उनकी पत्नी राजश्री ने कोलकाता में बेटी को जन्म दिया। इसके बाद लालू यादव समेत परिवार के कई सदस्य अस्पताल पहुंचे और नन्हे मेहमान के साथ समय बिताया। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी अस्पताल पहुंची और लालू यादव समेत पूरे परिवार को बधाई दी। बहुत बधाई हो, तबीयत का ख्याल रखना। मैं बहुत खुश हो गया कि इसका परिवार में शांति आता है तो हम लोग भी खुश हो जाता है। लालू जी से मिलना हुआ आपका? हाँ, लालू जी से राबड़ी जी का कभी सिस्टर को सबको साथ मिला। उसका पत्नी भी बहुत बढ़िया है। दे आर सेफ एंड साउंड, दे आर वेरी स्टेबल। बच्चा भी बहुत देखने सुंदर हुआ है। आज ज्येष्ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगलवार है। साथ ही इसी दिन शनि जयंती भी है, यानी आज का ये दिन बेहद खास हो गया। इस मौके पर दिल्ली, अयोध्या और प्रयागराज समेत देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े। मान्यता है कि इसी ज्येष्ठ महीने में हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम से मिले थे। ऐसे में इस महीने के सभी मंगलवार की काफी अहमियत है। इस बार पूरे 5 मंगलवार हैं। शनि जयंती पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शनि मंदिर में दर्शन किए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को न्याय के देवता भगवान शनिदेव का अवतरण दिवस माना जाता है। ऐसे में देश भर में इस पर्व पर कई जगह खास धार्मिक अनुष्ठान किए गए। नोएडा से लेकर पाली तक श्रद्धालुओं ने भगवान शनि को तेल, उड़द और काले तिल समेत उनकी पसंद की कई चीजें अर्पित की। गुजरात के वलसाड में कुछ युवकों ने नेशनल हाईवे पर महंगी कारों से काफिला निकाला, जिसकी वजह से आसपास से गुजर रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें दिखाई दे रहा है कि इन युवकों ने पुलिस से बचने के लिए सभी कारों से नंबर प्लेट हटा दी थी। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में एक भक्त ने 3,500 किलो केसर के आम अर्पित किए। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने इनामों का जूस निकलवाकर इसे श्रद्धालुओं में प्रसाद के तौर पर बंटवाया। साईं भक्त पुणे के रहने वाले हैं और वो किसान हैं। बताया गया कि रविंद्र पिछले 6 साल से साईं बाबा को केसर आम भेंट करते हैं। उन्होंने लगभग 3,500 केजी आम केसर आम जो है वो कसाला में दिया है। उसका आम का रस जो है वो आज सुबह से जो है वो भक्तों को जो है वो प्रसाद के तौर पर जो है वो दिया जा रहा है। पता चलता है कि किसी भक्त ने बाबा को बहुत सारे आम बाबा के चरणों में दिए हैं, जिससे हमें आज आमरस खाने को मिला। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर जयपुर सेंट्रल जेल में हो रहे बड़े खेल से जुड़ी है। जयपुर सेंट्रल जेल के 5 कैदियों ने अस्पताल रेफर होकर फरारी की। जेल कर्मियों और डॉक्टरों की मिलीभगत से कैदी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ होटलों में पकड़े गए। 4 कैदियों ने इलाज का बहाना बनाकर भागने का प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस ने प्लान की भनक लगते ही सभी को गिरफ्तार कर जेल वापस भेज दिया। इस मामले में 5 पुलिसकर्मी और 4 आरोपी बंदियों के परिवार के भी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में जरूरी है कि जेल कैदियों और पुलिसकर्मियों की इस सांठगांठ को लेकर हॉर्न बजाया जाए। राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आए ये कुख्यात कैदी जयपुर की सेंट्रल जेल में थे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सेंट्रल जेल से फरार होने की साजिश रच रहे इन कैदियों और उनकी मदद करने वाले 5 पुलिसकर्मियों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सेंट्रल जेल में बंद 4 कुख्यात कैदियों ने अस्पताल में इलाज के बहाने पहले जयपुरिया हॉस्पिटल में भर्ती होने की योजना बनाई, फिर वहीं से होटल में वीआईपी ट्रीटमेंट लेने और महिला मित्रों से मिलने के बहाने बाहर निकलकर फरार होने की प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन इस साजिश की भनक पुलिस को एक मुखबिर के जरिए लगी, जिसके बाद एक टीम बनाई गई और सतर्क पुलिस ने प्लान के तहत पहुंची गाड़ियों को ट्रैक किया और मौके से इन्हें दबोच लिया।
जयपुर केंद्रीय कारागृह के 4 कैदियों के सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिस तरह से ये 4 कैदी अय्याशी करते हुए पाए गए थे जयपुर के अलग अलग होटलों में, उससे साफ तौर पर प्रथम दृष्टया चलानी गार्ड्स की संलिप्तता का आरोप तो लग ही रहा था। उसके अलावा जेल प्रशासन और जेल के डॉक्टरों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जयपुर सेंट्रल जेल से 4 कैदियों को अस्पताल रेफर करने के बहाने जेल कर्मियों और डॉक्टरों की मिलीभगत से बाहर भेजा गया। इसके बाद ये कैदी अस्पताल पहुंचने के बजाय अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटलों में मौज मस्ती करते पकड़े गए। घटना का पता चलते ही पुलिस ने 4 अलग अलग होटलों पर छापेमारी कर 4 कैदियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 कैदी गर्लफ्रेंड के साथ और 1 कैदी अपनी पत्नी के साथ था, जबकि ये सभी कैदी गंभीर अपराधों के तहत जेल में बंद थे। पुलिस के मुताबिक जेल कैदियों में जोगेंद्र सिंह, रफीक खान, भंवर सिंह, अंकित बंसल और करण गुप्ता शामिल हैं। जोगेंद्र अस्पताल जाकर जेल लौट गया, जबकि बाकी 4 कैदी नहीं लौटे। रफीक हत्या के आरोप में, भंवर दुष्कर्म के केस में, अंकित और करण धोखाधड़ी के मामलों में जेल में बंद थे। दरअसल हुआ यूं कि जेल में बंद 5 कैदियों ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और 1 महीने पहले ही जेल के डॉक्टर से साठगांठ कर एलर्जी के नाम पर रेफर की पर्ची कटवा ली। इसके बाद इन सभी कैदियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से अचानक 4 कैदी गायब हो गए। तब पता चला कि अस्पताल में सिर्फ 1 कैदी पहुंचा है और बाकी 4 का कोई अता पता नहीं है। इसकी जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस की स्पेशल टीमों का गठन कर छानबीन शुरू हुई। तब 2 कैदी एयरपोर्ट के पास एक होटल में मिले, तो वहीं बाकी 2 कैदी सिंधी कैंप के होटल में मस्ती करते पकड़े गए। कैदियों ने जेल के बाहर कुछ घंटे सैर सपाटा और मौज मस्ती करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। जयपुर सेंट्रल जेल से जो 4 कैदी निकलकर अलग अलग होटलों के बाहर या अंदर पाए गए थे, उनमें से 2 थे रफीक और भंवर। ये जयपुर के जालूपुरा स्थित वो सिद्धार्थ होटल है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि यहाँ से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि होटल के संचालक महेंद्र का कहना है कि होटल के अंदर से उनको नहीं पकड़ा गया। ये आप देख सकते हैं सिद्धार्थ होटल है और यहाँ पर महेंद्र मौजूद हैं। महेंद्र जी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था? आपका ये कहना था कि होटल के अंदर से नहीं पकड़ा गया था, कहाँ से पकड़ा? होटल के अंदर वो आए थे, उनकी आईडी प्रॉपर नहीं होने की वजह से हमने उनको रूम नहीं दिया। वो यहाँ से बाहर गए, बाहर जाते ही उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके आगे हमें कुछ पता नहीं है। तो आपने कहा कि उनका आईडी ठीक नहीं था, क्या दिक्कत? नाम धुंधला था, फोटो धुंधली थी और हमें पता भी नहीं कौन क्या है, कैसे क्या है, ये कुछ पता नहीं है हमें। रफीक की पत्नी कही जा रही थी कि वो भी यहाँ पर मौजूद थी और उनके पास कुछ ड्रग्स पाए गए थे। इस बारे में रफीक कौन है, कौन उसकी पत्नी है, वो बिल्कुल भी पता नहीं इस बारे में। तो यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं सर, उसकी यार वो जालूपुरा थाने की पुलिस लेके गई है इसका डीवीआर। तो कोई बुकिंग नहीं हुई थी क्या रफीक और भंवर के नाम पे? नहीं, या किसी के नाम पे बुकिंग नहीं थी। नहीं, बुकिंग नहीं थी उनके नाम पे। पुलिस अब इस पूरे मामले में जेल प्रशासन, अस्पताल स्टाफ और इनके दूसरे सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि क्या इससे पहले भी इसी तरह किसी ने फरारी की कोशिश की थी। जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये सैर सपाटा एक बिचौलिए के जरिए करीब 25,000 रुपए में तय किया गया था और साथ गए कांस्टेबल्स को 5-5 हजार रुपए देने का वादा किया गया था। इस बाबत जब सूचना मिली तो हमने तुरंत एसएमएस एसएचओ ने हॉस्पिटल में चेक किया। एसएमएस हॉस्पिटल में ना तो गार्ड मिली, ना जो कैदी उस दिन बंदी जो जेल से गए थे वो मिले। तुरंत उसके ऊपर एक सर्च ऑपरेशन किया गया। 2 कैदियों को एक अपने पुलिस कांस्टेबल के साथ जो गार्ड में था जालूपुरा थाने इलाके में होटल में दस्तयाब किया गया और 2 कैदी एयरपोर्ट थाने के एक होटल में मिले। ये एक गंभीर मामला था। इसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत गार्ड को जो गार्ड गई थी उसकी संलिप्तता को मानते हुए 5 पुलिसकर्मियों को इसमें अरेस्ट किया गया है। जो कैदी इस तरीके की भागने की जो प्लान बनाया था। पुलिस जांच में ये भी खुलासा हुआ कि इस फरारी योजना में 5 पुलिसकर्मी सुरेश कुमार, मनोज कुमार, दिनेश कुमार, अमित कुमार और विकास कुमार मिलीभगत करते पाए गए, जिसकी वजह से इन कैदियों की मदद के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा कैदियों के सहयोगी और परिजन भी इसमें शामिल थे। इस मामले में रफीक की पत्नी हिना, उसका रिश्तेदार रमजान, अंकित का बड़ा भाई आकाश बंसल और अंकित के दोस्त राहुल को भी गिरफ्तार किया गया।
जयपुर केंद्रीय जेल के 4 कैदियों का जिस तरह से अय्याशी का मामला सामने आया है, उससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मेरे साथ बात करने के लिए जयपुर केंद्रीय कारागृह के अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा जी हैं। राकेश जी, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, आपको अभी तक की जानकारी के मुताबिक क्या कुछ पता लग पाया है? अभी तक की जानकारी के अनुसार हमारे यहाँ से 24 तारीख को 5 प्रिजनर्स को एसएमएस में रेफ़र किया गया था। नियमानुसार उनके लिए पुलिस से गार्ड मांगी गई थी और पुलिस गार्ड की उपलब्धता पर शनिवार को उन्हें एसएमएस भिजवाया गया। वहाँ से पुनः वापस हमारे पास एक ही बंदी जब वापस आया तो जानकारी की गई तो पता चला कि 2 बंदी रफ़ीक और भंवर सिद्धार्थ होटल में पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और 2 बंदी करण और अंकित को जो अंडर ट्रायल थे उनको बेलाकासा जो होटल है उसमें एयरपोर्ट थाने पर गिरफ्तार किया गया। जब और विस्तृत जानकारी ली गई तो पता चला कि उनको वहां ले जाने के लिए जो पुलिस गार्ड हमने जिसकी कस्टडी में सौंपे थे उन पुलिस गार्ड की उसमें संलिप्तता रही और उनको भी गिरफ्तार किया गया। यह खुलासा जेल प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जेल के अंदर से ही कैदियों को इस तरह बाहर भेजना और होटलों में अय्याशी करवाना गंभीर सुरक्षा चूक का मामला है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए छापेमारी और जांच तेज कर दी है। पुलिस ने बताया कि सवाई मानसिंह पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और जयपुर सेंट्रल जेल में जांच और तलाशी शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कि जल्द ही वो इसकी तह तक पहुंच जाएगी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। जाहिर है जयपुर सेंट्रल जेल में पुलिस और बंदियों का ये गठजोड़ एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है और जेल सुरक्षा में बड़ी चूक भी माना जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि जेल कैदियों और पुलिस कर्मियों के साठगांठ को लेकर हॉर्न बजाया जाए। जयपुर से देव अंकुर बधावन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कर्नाटक में बीजेपी का एक्शन, 2 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने परंपरा से हटकर पहलगाम में कैबिनेट बैठक की। यहीं पिछले महीने आतंकी हमला हुआ था, लिहाजा सरकार ने आतंकियों को भी साफ संदेश दिया कि कायराना हरकत के सामने देश नहीं झुकेगा। उमर के मुताबिक इस मीटिंग का मकसद लोगों के साहस को सलाम करना और डर को दूर भगाना है। इसी कैबिनेट मीटिंग के अलावा सीएम ने वहां साइकिलिंग की तो वहीं उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेलते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई से 2 दिनों के बिहार दौरे पर रहेंगे। वो पटना और विक्रमगंज में 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरे को बिहार चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अपने इस दौरे में वो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही राज्य को कई और सौगात भी देंगे। राष्ट्रपति भवन में एक और पद्म पुरस्कार समारोह हुआ। इस मौके पर वहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने यहां गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत सम्मान दिया। उनका पद्म विभूषण सम्मान उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने स्वीकार किया। वहीं साध्वी ऋतंभरा को समाज सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान मिला। इस हफ्ते एक बार फिर से मौसम का रुख बदलने वाला है। दरअसल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान के आसपास देखा जा रहा है, जो कि 29 मई से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से अपना असर दिखाएगा। वैसे दिल्ली में ही अब तक इतिहास की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के सातारा में भारी बारिश के बीच एक वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल वहां एक युवक मोटरसाइकिल को कंधे पर उठाकर कीचड़ से निकालता नजर आया। विनय घोटपड़े नाम का ये युवक काम के सिलसिले में पड़ोस के गांव गया था। फिर लौटते समय सड़क के कीचड़ में मोटरसाइकिल के टायर फंस गए थे। साथ ही उसे संतुलन बनाकर चलने में भी मुश्किल हो रही थी। ऐसे में उसने बाइक को कंधे पर उठा लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालकर लगातार जश्न मना रही। वहीं विपक्षी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं।
इस बीच गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि महज 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। तो वहीं विपक्ष सीज फायर पर सवाल उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं इस पूरे मिशन को सरकार का फेलियर बताते हुए शिवसेना उद्धव गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही है। भारत माता की जरा तिरंगे ऊपर लहराने चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ये आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। न जाने ऐसे कितने ही पोस्टर नजर आए गुजरात के गांधीनगर में। प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी और जनता सड़क पर अपने फेवरेट नेता की प्रशंसा वाले पोस्टर हाथ में लिए खड़ी थी। किसी पोस्टर में रक्षक तो किसी पोस्टर में गीता श्लोक के जरिए धर्म रक्षक बताया गया। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जनता का जश्न जारी है। जनता के इस मूड को प्रधानमंत्री भी भली भांति समझते हैं, इसलिए अपनी रैलियों में भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते आ रहे हैं। आज तेवर और तल्ख थे। पाकिस्तान को याद दिलाया कि सिर्फ 22 मिनट के एक्शन में उनके घर में पल रहे आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए थे। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। इससे पहले जब भी हिंदुस्तान की फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब विपक्ष का एक धड़ा सबूत मांगता दिखा था। इसलिए प्रधानमंत्री ने आज पहले ही कहा कि जहां जहां हमले किए वहां की तस्वीरें भी निकाली। ये विपक्ष पर प्रधानमंत्री का वार था, पर विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरने के लिए अब नया मुद्दा ढूंढ लिया है। पहला ये कि सीज फायर क्यों किया और दूसरा ये कि पहलगाम के आतंकी अब तक बचे हुए क्यों हैं। जब सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखा करके पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी तो आपने 1 मिनट के अंदर सब चीज़ों को रोक दिया और रोकने से पहले कोई आपने वार्ता नहीं की, कोई बात नहीं हुई कि आपको हासिल क्या हुआ। पहलगाम के कातिलों को सजा देने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पहलगाम के कातिल कहाँ हैं? उन्हें ज़मीन निकल गई कि आसमान खा गया? कहाँ गए वो?
हमारे पास गोला है, लेकिन गोले को जब दाग दिया, नूर खान बेस उड़ा दिया, आतंकवादियों के ठिकाने उड़ा दिए, हमें पीओके पे झंडा फहराना था, आपने रोक दिया, तो इसकी जवाबदेही तो आप ही करेंगे, कोई दूसरा थोड़ी करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेके पूरे देश में वोट बैंक की राजनीति प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मेरा विनम्रता पूर्वक उनसे 2-3 सवाल है। वो 4 खूंखार आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े? वो भारत की सीमा में 200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए? आज तक उनको आप मार नहीं पाए, और पूरे देश में आप घूम घूम के कपड़ा बदल बदल के रोज दिन रात वोट बैंक का ऑपरेशन कर रहे हैं। सिंदूर के सौदागर बन गए हैं आप। और आप अभी गुजरात में जाके पूरा अपना वोट बैंक का ऑपरेशन आपने शुरू कर दिया। पर विपक्ष में भी अलग अलग सुर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, इसमें मासूम मरते हैं। पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत इस पूरे मिशन को सरकार का फेलियर मानते हुए गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है, और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ। मगर मैं हर वक्त ये कहता हूँ, जंग किसी मकसद पे पहुंचने का रास्ता नहीं है। जंग बर्बादी लाता है। इससे भी देखिए क्या उनके यहाँ बर्बादी नहीं हुई होगी? हमारे यहाँ कम बर्बादी हुई। टूरिज्म छोड़ दीजिए, आप जाइए देखिए पुंछ में किस तरह से वहां मासूम बच्चे मारे गए। विपक्ष चाहता है कि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ना मिले, इसलिए कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान को सबक तो सेना ने सिखाया, फिर श्रेय मोदी सरकार को क्यों दे? पर सरकार में शामिल बीजेपी इसे देश की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जबरदस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 625 अंक लुढ़ककर 81,552 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 175 अंक फैसला, ये गिरकर 24,826 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। मंगलवार को सोना 800 रुपए फैसला। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 98,500 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी के दाम भी 1,370 रुपए गिरे। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 99,000 रुपए हो गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 27 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 37 पैसे हो गई। ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इसकी तय समय सीमा बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। यानी अब आप 15 सितंबर तक ITR दाखिल कर सकेंगे। पहले ये 31 जुलाई तक थी। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी एक हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी की एक सड़क हादसे में मौत से जुड़े मामले की। मामला पंजाब का है, जहां हाउसवाइफ की अहमियत बताते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाया है। चंडीगढ़ के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक महिला के परिवार को 20,06,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने 32 साल की सुखविंदर कौर के परिवार की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिका में सुखविंदर कौर की मोटर वाहन दुर्घटना में मौत के कारण 35 लाख रुपए का मुआवजा मांगा गया था। याचिका के अनुसार 28 मार्च 2019 को शाम के वक्त सुखविंदर अपने पति के साथ एक मंदिर में माथा टेकने के बाद पैदल बहादुरगढ़ गांव जा रही थी। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहे सुशील कुमार ने सुखविंदर को जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल की टक्कर से सुखविंदर कौर सड़क पर गिर गईं और उन्हें कई चोटें आईं, जिससे कि उनकी मौत हो गई।
मामले में दायर याचिका में सुखविंदर को एक गृहिणी बताया गया और परिवार के लिए उसके प्यार, देखभाल और दूसरी सेवाओं के लिए मुआवजे की मांग की गई। लेकिन मोटरसाइकिल चालक सुशील कुमार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद नोटिस मिलने पर बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कोर्ट में पेश हुई और मुआवजे को लेकर आपत्तियां जताते हुए दावा याचिका खारिज करने की अपील की गई। ट्रिब्यूनल ने एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीद पति की गवाही का हवाला देते हुए महिला की मौत के लिए वाहन चलाने वाले की लापरवाही को जिम्मेदार माना। मृतक की आय को लेकर ट्रिब्यूनल ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो सेवाएं सुखविंदर अपने परिवार को दे रही थी वो एक नौकरानी भी दे सकती है, लेकिन इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने कहा कि पत्नी की सेवाओं को नौकरानी की सेवाओं के बराबर मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक गृहिणी अपने परिवार की सेवा करने के लिए 24 घंटे सातों दिन अपना दिल, आत्मा और पसीना सब लगाती है। इसलिए मृतक की ओर से दी गई सेवाओं के नुकसान के बदले दावेदार पर्याप्त मुआवजे के हकदार हैं। यही नहीं, ट्रिब्यूनल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2014 में दिए गए एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने मृतक गृहिणी की अनुमानित आय 9,000 रुपये प्रति माह तय की थी। तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि गृहिणी केवल एक कुशल श्रमिक से कहीं अधिक है और गृहिणी के रूप में उसके योगदान को कम आंकना अनुचित होगा। ट्रिब्यूनल ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बीमा कंपनी को मृतक के दावेदारों को 20,06,000 रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने यह भी साफ किया कि बीमा कंपनी को यह रकम वाहन मालिक और वाहन चालक से वसूलने का अधिकार है। जाहिर है, ट्रिब्यूनल का ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो एक नज़ीर पेश करता है। इस फैसले को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ने कहा है कि महिलाएं ज़्यादा कार्य करती, क्या क्या आपको लगता है जो कार्य होते हैं वो महिलाओं के ज़्यादा होते हैं? देखिए, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि अपना अपना क्राइटेरिया है, आपके अलग क्राइटेरिया, हमारा अलग है, हमारा, लेकिन काम दोनों ही करते हैं। हमें नहीं लगता ऐसा कि महिलाएं ज़्यादा काम करते हैं या पुरुष ज़्यादा काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इक्वल है। आपको लगता है कि जो महिलाएं होती हैं वो क्या क्या ऐसे कार्य करती हैं जो घर के अंदर होते हैं, जो बड़ा थोड़ा सा होता है कि वो सारे काम घर के भी करते हैं, बाहर के भी? हाँ, जब जिम्मेदारी आती है तो करना ही पड़ता है, लेकिन आई थिंक दोनों का ही बराबर है, सेम है। हम ये नहीं कह सकते कि पुरुष ज़्यादा करते हैं या महिलाएं ज़्यादा करते हैं। देखिए, हम लोगों का काम स्टार्ट हो जाता है सुबह 5 बजे से ही, और रात में जब तक बच्चे सो नहीं जाते 11 बजे तब तक वो कंटिन्यू चलता रहता है, बीच में कोई रेस्ट नहीं होता है। बस यही है कि मतलब महिलाओं का वैसे ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है। घर में भी काम करती है और बाहर भी आपको लगता है? बिल्कुल, हम लोग घर भी करते हैं, बाहर भी संभाल सकते हैं, सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड रहता है। हस्बैंड तो चले जाते हैं दिन भर के लिए, तो हम ही लोग को बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ता है, बच्चों को तैयार भी करना होता है, सारे काम खुद ही करने होते हैं। आपको मानना है कि कोर्ट की टिप्पणी कहीं ना कहीं ठीक है महिलाओं को लेकर, जिस तरीके से कहा है कि ज़्यादा वर्क करते हैं? हाँ, ठीक भी है और नहीं भी है, क्योंकि अगर जेंट्स जाते हैं बाहर तो वो भी तो मेहनत ही कर रहे हैं ना। वो मेंटली हरिश होते हैं, हम लोग फिजिकली होते हैं, बस अंतर ये होता है। उनके पास भी मेंटली प्रेशर बहुत होता है, पर वो किसी से बता नहीं सकते ना। हम लोगों का क्या होता है, हम लोग चिल्ला लेंगे, बोल भी लेंगे, अरे हम इतना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो बराबर ही होता है लोड। अगर वो बाहर नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे ना। यूएई में एआई ChatGPT+ मिलेगा मुफ्त। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गाड़ी। यूएई ने एआई टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल अब वहां के लोग जल्द ChatGPT+ को मुफ्त में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए ओपन एआई और यूएई सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इस तरह यूएई दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां ChatGPT का प्रीमियम वर्जन मुफ्त में मिलेगा। मोटोरोला बुधवार को अपने यूजर्स को एक और तोहफा देगी। दरअसल कंपनी दोपहर 12 बजे मोटो रेजर 60 लॉन्च करेगी। चर्चा है कि इसे 3 रंगों में पेश किया जाएगा। खबरों के मुताबिक इसकी कीमत करीब 60,000 रुपए हो सकती है। एक रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दावा है कि एआई मॉडल ChatGPT O3 ने खुद को शट डाउन करने से इनकार कर दिया। ये मामला सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान हुआ था। इतना ही नहीं, एआई ने शटडाउन स्क्रिप्ट के एक हिस्से को भी बदल दिया और खुद को चालू रखा। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है।
यहाँ आज हम बात करेंगे देश में तैयार नए BFS यानी कि भारत फोरकास्ट सिस्टम की, जिससे अब मौसम का हाल जानना पहले से अधिक आसान और सटीक हो गया है। BFS को पुणे की महिला वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। इसकी खासियत ये है कि इसमें पहली बार AI और लर्निंग मशीन का इस्तेमाल हुआ है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका डेटा इस्तेमाल कर सकेंगे। अब मौसम के मिजाज को परखना और भी ज्यादा आसान होने वाला है। मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी अब और भी ज्यादा सटीक होने वाली है। सटीक जानकारी से बाढ़, बारिश और तूफान जैसे हालात से निपटना और भी आसान होगा और ये सब होगा देश में तैयार किए गए BFS यानी भारत फोरकास्ट सिस्टम से। ये भारत के लिए गर्व का विषय है क्योंकि इतना एक्यूरेट मॉडल और इतना बिल्कुल डिटेल मॉडल पहली बार कहा जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर आया है। एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली में इस नए मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया। भारत FS अर्थात भारत फोरकास्ट सिस्टम जो पूरी तरह इंडिजिनस है, जो पूरी तरह यहीं पर विकसित किया गया और जिसको विकसित करने वाली टोली में हमारी 5 श्रेष्ठ प्रमुख महिला वैज्ञानिक हैं। तो जिस प्रकार से हमारे भिन्न भिन्न विज्ञान के मंत्रालयों में महिलाओं ने आगे बढ़कर के लीड लेना शुरू किया है, द वुमेन लेड प्रोजेक्ट्स है हमारे, चाहे अंतरिक्ष में है चाहे बायोटेक्नोलॉजी में, उसका दृश्य आज आपको मौसम विभाग में भी देखने को मिल रहा है। BFS बता सकता है कि 6 किलोमीटर के दायरे में मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन 6 किलोमीटर है, जो पहले इस्तेमाल हो रहे 12 किलोमीटर के ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम से दोगुना बेहतर है। भारत 6 किलोमीटर का रेजोल्यूशन का पूर्वानुमान सिस्टम डेवलप करने वाला पहला देश है। मतलब ये हुआ कि हम इस नई तकनीक से ग्राम पंचायत के दायरे में आने वाले गांव तक के मौसम का हाल बता सकते हैं। भारत फोरकास्ट सिस्टम को IITM पुणे की महिला वैज्ञानिकों ने बनाया है। IITM ने एक नया मॉडल डेवलप किया है जिसको कहा गया है भारत फोरकास्ट सिस्टम, और उसको डेवलप करने के लिए एक बड़ी अनूठी टीम है हमारे साथ है, जो ऑल विमेन टीम है, यानी पूरी महिला टीम है, जिसने इस पे बहुत ज़रूरी काम किया है। मैम, आप लोगों ने पूरी हमारी साथ 4 लोगों की टीम है, कैसे काम हुआ, क्या हुआ और किस तरीके से ये पूरा मॉडल डेवलप? मतलब इसमें ऐसे विमेन है इसीलिए कुछ और हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग कर सकते हैं, मतलब लोग कर सकते तो विमेन भी कर सकती है, ऐसा कुछ अलग बात नहीं है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन के साथ एक वैश्विक मौसम पूर्वानुमान मॉडल का संचालन करता है। इसे बनाने में पहली बार AI और लर्निंग मशीन का इस्तेमाल हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका डेटा इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मौसम के पूर्वानुमान में 10 की जगह सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। साथ ही इस नए सिस्टम से बारिश और तूफान की सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे खेती में कम नुकसान होगा। भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी का पहले से पता चलने पर बांध, नदियों का प्रवाह नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके अलावा जलभराव, प्रदूषण से निपटना भी आसान हो जाएगा। साथ ही समुद्री तूफान की दिशा और तीव्रता का बेहतर आकलन लग पाएगा। सबसे अहम बात यह है कि छोटे इलाकों को भी मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। इस परियोजना में इसरो का भी सहयोग शामिल है, जो उपग्रहों से मौसम संबंधित डेटा मुहैया करवाएगा। कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।